ऑलराइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स को। इट हैज़ बिन अमेजिंग जर्नी लास्ट 6 मंथ्स का। और ये चार्ट देखिए आप, व्हाट ब्यूटीफुल चार्ट, वन वे ग्रोथ। आई एम वेरी हैप्पी। ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है इस बैंक में, फिर भी एक हल्का सा मोटिवेशन रहता है। ऑलराइट, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हुआ, उनकी जो कैपिटल रेस की न्यूज़ आई है वो क्या इम्पेक्ट कर रही है शेयर प्राइस को, और अभी आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जिस्टिंग सिनारियो क्या है वो देख लेते हैं। मतलब ये जो 3000 करोड़ का कैपिटल रेज होने वाला है, उससे पहले का क्या सिनारियो है उनके बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर 3000 करोड़ रेज होने के बाद जो एडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा वो देख लेंगे, और उसके बाद जो नया सिनारियो बनेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक के पास एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है वो 567 करोड़ है और बुक वैल्यू पर शेयर है 31.2। उसका मतलब टोटल कंपनी की बुक वैल्यू बैलेंस शीट पे है 17,700 करोड़। अब ये जब न्यूज़ आई थी IDFC फर्स्ट बैंक कैपिटल रेज कर रहा है 3-4 दिन पहले, करीब 15 फेब को, तब मार्केट प्राइस था 55 रुपीज़। मतलब मार्केट कैप हो गई करीब 31,200 करोड़। उस हिसाब से मार्केट कैप टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया 1.8 टाइम्स। ठीक है, अब IDFC फर्स्ट बैंक के जो RWAs है, मतलब रिस्क वेटेड असेट्स, वो है 1,25,000 करोड़ के। तो उस हिसाब से उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है 14.2%, 3% के अराउंड। ठीक है, अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है 10.9%। अब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बैंक के पास कुशन रहता है लोन देने का। अब 14% वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से तो काफ़ी ज़्यादा है, बट बाकी सारी बैंक के हिसाब से बहुत कम है। आप अगर कोटक बैंक का या SBI का ये रेशियो देखोगे या HDFC बैंक का, तो वो 18%, 20% या उससे भी ज़्यादा होता है। तो लोग या इन्वेस्टर यहाँ पर प्रीफर करता है कि ये रेशियो ज़्यादा हो। बैंक भी ये प्रीफर करती है कि ये रेशियो ज़्यादा हो, ताकि अगर जहाँ भी ग्रोथ मोमेंटम दिखे वहाँ पर आप ज़्यादा लोन दे पाओ। अगर ये रेशियो कम होगा तो आपकी लोन देने की, एडवांसेस की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसलिए यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक 3000 करोड़ का कैपिटल रेज करने वाला है। अब 3000 करोड़ का कैपिटल हम ये अज्यूम कर दें कि वो 55 रुपीज़ की मार्केट प्राइस पे रेज करेंगे, तो उनको कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, वो होगा 3000 डिवाइड बाय 55, मतलब हो जाएगा करीब 55 करोड़ नए शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे 567 करोड़, नए शेयर्स ऐड होंगे 55 करोड़, तो टोटल नए शेयर्स हो जाएंगे 622 करोड़। यस, एंड दैट इज 9.6% का चेंज। मतलब यहाँ पर जो इक्विटी डाइल्यूट हो रही है वो होती है 9.6% की। ओके, अब ये 3000 करोड़ जो कैपिटल रेज करेंगे तो टोटल आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो 17,700 करोड़ में 3000 करोड़ ऐड कर दो तो हो जाएगा 20,700 करोड़। और यहाँ पर होता है मैजिक, आपने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए 9.6% से, मतलब डाइल्यूट जो हुई इक्विटी वो 9.6% हुई, और यहाँ पर बुक वैल्यू इंक्रीज हुई 17% से। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा प्राइस पे मार्केट को शेयर दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होने वाला है। और वो था 1.8 टाइम्स। यस, तो आपने 9.5% डाइल्यूट करके 17% अपनी बुक वैल्यू बढ़ा दी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम टू रेज द इक्विटी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज
इक्विटी रेज कर रही है यहाँ पर, उनको ज़रूरत ना हो फिर भी, क्योंकि बहुत सस्ते में अभी मार्केट से पैसा मिल रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली सारी कंपनीज को ये फ़ायदा होने वाला है। इंडिया मार्ट जैसी कंपनी जिसको 200-300 करोड़ का टोटल उनका एसेट है, वो 1,000 करोड़ रेज कर रहा है। क्यों ना करे? क्योंकि उनको बहुत सस्ते में अभी कैपिटल मिल रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने देख लिया कि बुक वैल्यू रेज हो जाती है बाय 17%। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 33 रुपीज़ आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये रिस्क वेटेड असेट है हमारे 1,25,000 करोड़ थे, हम अज्यूम करते हैं लेट्स सी कि एक क्वार्टर में वो 4,000 करोड़ से बढ़ जाएंगे। 4 से 5,000 करोड़ बढ़ता है क्योंकि बैंक अपना रिटेल पोर्शन बढ़ा रहा है और अब बैंक के पास इनफ कैपिटल है, इनफ कासा है, इनफ लिक्विडिटी है, तो वो लोन भी ज़्यादा, एडवांसेस वगैरह भी ज़्यादा करेंगे, ग्रोथ भी होगा यहाँ पर। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ 4,000 से 5,000 करोड़ ऐड हो जाएंगे रिस्क वेटेड एसेट में। तो रिस्क वेटेड अब यहाँ पर जो पहले था 1,25,000 करोड़ का, वो अब हो जाएगा 1,29,000 करोड़। और आपका CRAR जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो करीब करीब 14% से बढ़ के 16% हो जाएगा। यस, एंड वो फिर यहाँ पर अच्छी बैंक की जो या सेफ बैंक की लीग में जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मार्केट को मैनेजमेंट पे कोई डाउट नहीं है, ग्रोथ कैपेबिलिटी पे ज़्यादा डाउट नहीं है, बट यहाँ पर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डाउट था, तो वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो मार्केट बैंक को ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा, मतलब जो 1.8 टाइम्स मार्केट कैप टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था ये शेयर, वो शायद 2 टाइम्स पे करे, शायद 2.2 टाइम्स पे करे, शायद 2.5, या आने वाले टाइम में 3 टाइम्स पे भी ट्रेड करे। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 2 टाइम्स अज्यूम करते हैं तो मार्केट प्राइस हो जाती है आपकी 66 रुपीज़। यस, तो जो मार्केट प्राइस 3-4 दिन पहले 55 रुपीज़ थी, वो अभी हो जाएगी 66 रुपीज़। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 21% का। एंड आप ओवरऑल मार्केट कैप देखेंगे तो बढ़ जाएगी 41,000 करोड़ 300, मतलब 31,200 करोड़ से 41,300 या 400 करोड़ तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर हुआ दूसरा मैजिक, मार्केट कैप टोटल बढ़ गई 32 से 33%। यहाँ पर आपने इक्विटी डाइल्यूट किया सिर्फ 9.5% का, और आपने मार्केट कैप बढ़ा दिया करीब 33% से। सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील दिस वाज अ ग्रेट डिसीजन। तो अब आता है मेन क्वेश्चन पे, अब करे क्या? खरीदे, बेचे, होल्ड करे? देखिए, ये तो हर एक इन्वेस्टर का इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, कुछ कंसर्न्स है, कुछ पेन पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ यहाँ पर, ताकि आप अपना डिसीजन बेटर तरीके से ले पाए। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक के जो प्रो फॉर्मा NPA नंबर्स रहे हैं एज ए December 20, वो है 4.2%। अब ये बाकी बैंक के हिसाब से ये नंबर इतना बड़ा नहीं है। आप देखोगे कि ICICI बैंक 4.5, 5.4%, कोटक 3.3, एक्सिस 4.6%। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक भी उसी रेंज में लाई करता है। इश्यू यहाँ पर यह है कि उनका जो रिपोर्टेड वर्सेस प्रोफोर्मा नंबर है वो काफ़ी बड़ा माइग्रेशन है, वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। जो IDFC फर्स्ट बैंक का रिपोर्टेड NPA है वो 1.3 है और प्रोफोर्मा है 4.2%। जो HDFC बैंक का देखोगे तो 0.8 से 1.4 हुआ है, ICICI का 4.4 से 5.4 हुआ है, कोटक का 2.3 से 3.3 हुआ है। तो वहाँ पर 1% का करीब डिफरेंस है, और IDFC फर्स्ट बैंक में वो 3% का डिफरेंस है, एंड दैट्स ह्यूज। तो उनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बुक डिट्रियोरेट हुआ है, जो बुक खराब हुआ है, जो क्वालिटी डिक्रीज हुई है बुक की, वो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न लग रही है। और आपको बेटर तरीके से समझना है तो यहाँ पर आप देखिए, जो सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में जो उनकी टोटल स्ट्रेस बुक बढ़ी है, एंड ये टोटल बुक जो बैड बुक की मैं बात कर रहा हूँ, विच इंक्लूड्स GNPA, रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेस लोन्स, उनका जो टेलीकॉम का एक्सपोजर है वोडाफोन का, वो सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब मिला के उनकी जो Q2 21 की बुक थी एज एट September 20, वो करीब 7% थी, और 7% से बढ़ के 7.5 थी, करीब 7.5 से बढ़ के अभी वो हो गई है करीब 12.5%। एक ही क्वार्टर में 12.5% उनकी लोन बुक है करीब 1 लाख करोड़ की,
1 लाख करोड़ का 12.5 मतलब 12 से 13 हजार करोड़ की बुक अभी स्ट्रेस में है। आप समझ रहे हो इसकी इम्पैक्ट। उनकी जो बुक वैल्यू है अभी, नेटवर्थ है, वो है 17 हजार करोड़। 17 हजार करोड़ का करीब 75% मतलब 12-13 हजार करोड़ उनकी स्ट्रेस बुक में आता है। तो और आप उसके लिए अगर आप प्रोविजन देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट कम हुआ है। आप Q2 का प्रोविजन देखोगे, टोटल प्रोविजन डिवाइड बाय आप टोटल स्ट्रेस्ड एसेट करोगे तो वो था करीब करीब 68%, जो अभी करके 46-47% हुआ है। एंड दैट्स रियल पेन पॉइंट। आपको ये डिटेल में समझना है तो मैंने उनकी एसेट क्वालिटी पे ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। और मुझे ये देखना है कि ये बुक ये आने वाले क्वार्टर में, मतलब मार्च 21 का जो रिजल्ट आएगा उसमें ये कैसा परफॉर्म करेंगे, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न का गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। 13 हजार करोड़ की स्ट्रेस बुक में उनका प्रोविज़न करीब 5-6 हज़ार करोड़ है, मतलब अभी 6-7 हज़ार करोड़ उनको प्रोवाइड करना बाकी है। एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर द स्मॉल बैंक। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें बाय सेल या होल्ड के डिसीजन में आप ये अपना एनालिसिस एसेट क्वालिटी का ज़रूर रखें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, आपके इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।